हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो भावुक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा भवधन उख। भवधन उख, इसमें कौन सी संधि है। भावुक शब्द में कौन सी संधि है। तो अयादि संधि है। भावुक शब्द में अयादि संधि है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। अनन्य, दिन रात, चतुरानन या फिर त्रिभुवन। तो द्विगु समास का उदाहरण है इनमें से त्रिभुवन। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। त्रिभुवन। त्रिभुवन का समास विग्रह हो जाएगा। त्रिभुवन का समास विग्रह हो जाएगा तीन भुवनों का, तीन भुवनों का समाहार, ठीक है। तीन भुवनों का समाहार। अनन्य शब्द में कौन सी संधि है। अनन्य शब्द में कौन सी संधि है, सॉरी समास। अनन्य शब्द में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है। अनन्य शब्द में तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार दिन रात शब्द में, दिन रात शब्द में द्वंद्व समास है। दिन रात शब्द में द्वंद्व समास है। चतुरानन शब्द में बहुव्रीहि समास है। चतुरानन शब्द में बहुव्रीहि समास है, जिसका समास विग्रह हो जाएगा, जिसका समास विग्रह हो जाएगा, सॉरी, चार है आनंद जिसके। चार है आनंद जिसके, यानी ब्रह्मा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। इनमें से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है इनमें से संगठन। व्यंजन संधि का उदाहरण है संगठन। इसके अलावा सुक्ति शब्द, सुक्ति शब्द दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सुक्ति शब्द दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के 5 भेद है, जिनमें से एक भेद है दीर्घ स्वर संधि, और सुक्ति उसी का उदाहरण है। हितेच्छा, हितेच्छा गुण संधि का उदाहरण है। हितेच्छा गुण स्वर संधि का उदाहरण है। कहे तो गुण स्वर संधि का उदाहरण है हितेच्छा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निष्फल। निष्फल शब्द में कौन सी संधि है। निष्फल शब्द में कौन सी संधि है। निष्फल शब्द में कौन सी संधि है। तो निष्फल शब्द में विसर्ग संधि है। निष्फल शब्द में विसर्ग संधि है, जिसका समास विग्रह हो जाएगा निधन, निधन फल, ठीक है। निष्फल शब्द में कौन सी संधि है। विसर्ग संधि है, जिसका समास विग्रह हो गया निधन फल। संयुक्त का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा निम्न में से। संयुक्त शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो विच्छिन्न। संयुक्त शब्द का सही विलोम शब्द हो जाएगा विच्छिन्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है। निम्न में से अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है। निम्न में से अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है। तो अयादि संधि का उदाहरण है इनमें से गायन। अयादि संधि का उदाहरण है गायन। आगे बढ़ते हैं। हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है। हिमालय में
हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो हिमालय में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। हिमालय शब्द में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है तथा इसका समास विग्रह हो जाएगा, सॉरी संधि विच्छेद हो जाएगा। हिमालय शब्द में हिम धन आलय, हिमालय शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो दीर्घ संधि का, तथा हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा हिम धन आलय। आगे बढ़ेंगे। किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण अर्थात परिमाणवाचक शब्द से बोध होता है नाप तोल का, जिन चीजों की नाप तोल की जाती है तथा जिनका मात्रा यानी जो निश्चित परिमाण में हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर पहला वाला वाक्य देखें, 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। ठीक है, 1 एकड़ जमीन यानी जमीन को हम लोग मापते हैं। कुछ आटा और मिलाओ, मापा तो जाता है परंतु यहाँ पे अनिश्चित है, हमें पता नहीं है कितनी आटा मिलाने को कह रहा है। कोई व्यक्ति आया है, यह एक तरह से कहे तो आपका हो जाएगा ये आपका अनिश्चित सर्वनाम में ये हो जाता है आपका, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर ये कोई व्यक्ति आया है, यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कोई। इसके अलावा उस पंखे को साफ करो, यह आपका हो जाएगा जैसे सार्वनामिक विशेषण। उस पंखे को साफ करो, यहाँ पे उस जो शब्द है यह सार्वनामिक विशेषण में आ जाएगा। परंतु यहाँ जो पहला वाक्य है, 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है अर्थात जमीन को हम लोग नाप तोल सकते हैं, और यहाँ पे निश्चित मात्रा में जमीन की बात की गई है, 1 एकड़ जमीन। अगर कुछ एकड़ कह देते या फिर थोड़ा कह देते तो वो हो जाता अनिश्चित में। ईय प्रत्यय का अशुद्ध रूप क्या हो जाएगा? ईय प्रत्यय का अशुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो ईय प्रत्यय का अशुद्ध रूप हो जाएगा दर्शनीय। दर्शनीय शब्द में ईय प्रत्यय नहीं है, दर्शनीय शब्द में ईय प्रत्यय नहीं है, बल्कि यहाँ पर दृश्य धन अनीय, दर्शनीय शब्द में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि भारतीय, प्रांतीय, देशीय इन सभी शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ईय प्रत्यय लगा है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो धनिक, धनिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। इसे अगर अलग करें तो इस प्रकार हो जाएगा धन इक। ठीक है, धनिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द यानी गरीबों क्या हो जाएगा? अवस्था सूचक विशेषण, संज्ञा विशेषण, या फिर एक और ऑप्शन देखते हैं क्रिया। तो गरीबों शब्द यहाँ पर हो जाएगा, गरीबों शब्द हो जाएगा यहाँ पर विशेषण, गरीबों शब्द हो जाएगा विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समास शब्द का सही अर्थ क्या है? निम्न में से समास शब्द का सही अर्थ क्या है? तो समास शब्द का सही अर्थ हो जाएगा संक्षेप। समास शब्द का सही अर्थ है संक्षेप। आगे बढ़ते हैं। न्यून में कौन सी संधि है? न्यून शब्द में कौन सी संधि है? न्यून शब्द में कौन सी संधि है? तो न्यून शब्द में आपका हो जाएगा यण संधि। न्यून शब्द में यण संधि है तथा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नी धन ऊन। ठीक है, नी धन ऊन न्यून शब्द का संधि विच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। विनय पूर्वक किया गया हठ निम्न में से क्या कहलाता है? विनय पूर्वक किया गया हठ निम्न में से क्या कहलाता है? तो अनुरोध। विनय पूर्वक किया गया हठ यानी अनुरोध, अनुरोध करना एक प्रकार से।
अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अधोगति शब्द में अध उपसर्ग लगा हुआ है। अधोगति शब्द में अध उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अमीश का सही विलोम शब्द निम्न में से क्या हो जाएगा? अमीश का सही विलोम शब्द निम्न में से क्या हो जाएगा? तो निरामिष। अमीश का सही विलोम, आमीश का सही विलोम शब्द है निरामिष। आगे बढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खोलने की आवश्यकता पड़ती है उसे संवृत स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घना शब्द का घना शब्द का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? घना शब्द का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? तो घनघोर। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। उस पर घड़ों पानी पड़ गया, उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। आप में आवश्यक गुणों की कमी है। इनमें हमें अशुद्ध बताना है, तो इनमें से जो अशुद्ध है वह है राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। इन चारों वाक्यों में यह वाक्य अशुद्ध रहा। दिए गए वाक्यों में शुद्ध भाग का हमें चयन करना है। दिए गए वाक्यों में शुद्ध भाग का चयन करना है। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वह दंड के योग्य है। ठीक है, वह दंड के योग्य है, यह सही है इन चारों में। निम्न में से कौन सा शब्दकोश के सबसे अंत में आता है? निम्न में से कौन सा शब्दकोश के सबसे अंत में आता है? तो उच्छित। उच्छित शब्दकोश के सबसे अंत में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है प्रभावकारी लेखन करना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रभावकारी लेखन करना। निम्न में से अशुद्ध वाक्य हमें अलग करना है। अशुद्ध वाक्य, इसके बाद क्या हुआ? मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह है मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, यह अशुद्ध है इन चारों वाक्यों में। निम्न में से कौन मुहावरा नहीं है? इनमें से कौन मुहावरा नहीं है? निम्न में से कौन मुहावरा नहीं है? तो अशरफिया लुटे कोयलों पर मोहर, यह कोई मुहावरा नहीं है। अशरफिया लुटे कोयलों पर मोहर, यह कोई मुहावरा नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विंध्याचल पर चंदन के पेड़ है। विंध्याचल पर्वत पर, यहाँ पर हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत पर चंदन के पेड़ है। चंदन के पेड़ विंध्याचल पर्वत पर है, विंध्याचल पर्वत के ऊपर चंदन के पेड़ है। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वह है विंध्याचल पर चंदन के पेड़ है। विंध्याचल पर चंदन के पेड़ है, यह इन चारों में शुद्ध है। उपर्युक्त शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? उपर्युक्त शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित। उपर्युक्त शब्द का सही विलोम हो जाएगा निम्नलिखित। अगला प्रश्न लिखते हैं। किंकतर्वे विमु शब्द का सही अर्थ क्या है? किंकतर्वे विमु शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे यह ना सूझे कि अब क्या करना है, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, जो कर्तव्य से विमुख हो। तो किंकतर्वे विमु शब्द का सही अर्थ है जिसे जिसे यह ना सूझे कि अब क्या करना है। ठीक है, जिसे यह ना सूझे कि अब क्या करना है। अगला प्रश्न है, दूसरों की त्रुटियां
दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला क्या कहलाता है? दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला क्या कहलाता है? समीक्षक, समीक्षण, छिद्रान्वेषण, या फिर नीचे है छिद्रान्वेषक। तो दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला छिद्रान्वेषक कहलाता है। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला छिद्रान्वेषक कहलाता है। अगला प्रश्न है, हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दीर्घसूत्री। हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दीर्घसूत्री। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलते हैं।